हाथों में तलवार ही नहीं बल्कि सीने में आग चाहिए। हाथों में तलवार नहीं बल्कि सीने में आग चाहिए। हे खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो आप सभी का इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अनिल कुमार जांगिड़ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो भैया पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सीटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैदान सज चुका है और आपको पता चल गया होगा कि मैदान कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ नहीं है। यानी एग्जाम सेंटर का आपको पता चल गया है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। और सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो मैं कैसे दिख रहा हूँ। वॉइस की नहीं पूछ रहा, मैं दिख कैसे रहा हूँ वो बता दो। तो क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश के क्वेश्चन, यानी किस प्रकार एक राजवंश मरुस्थल से उठता है, दौरों से उठकर दिल्ली तक अधिकार कर लेता है, दिल्ली क्या जी हिमालय पर्वत तक अधिकार कर लेता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पीछे आया था, क्या आने की आगे संभावना है। तो आप सभी का स्वागत है जी। मिक्स क्वेश्चन है क्या ये फिर थ्योरी? नहीं जी, थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है। थ्योरी की क्लास आज दिन में हुई थी, कल और होगी, तो आप टेंशन मत करो। आप एक बार क्लास को शेयर कर दो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। आओ जी, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा जी। राजकुमार, क्या हाल है जी? ठीक है जी, मेरा तो मेरी पीजी के पास आया है सेंटर सर, फिर तो बढ़िया है जी। नीतू, स्वागत है नीतू। लवप्रीत, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ये लो जी, आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है, अजमेर का संस्थापक कौन था? चौहान राजवंश से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन पूछा है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज चौहान? इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताओ जी। ये सब के सब चौहान वंश के शासक है। आपसे पूछा है अजमेर का संस्थापक कौन है। जब मैं अजमेर की बात करता हूं तो अजमेर के कुछ उपनाम है, आपको बताना है। किसके उपनाम? अजमेर के कुछ उपनाम है, सुनो जी। इसको कहते हैं भारत का मक्का। क्या कहते हैं? भारत का मक्का बोला जाता है। मक्का मुसलमानों का धार्मिक स्थल है जी, सऊदी अरब में मक्का। और क्या बोला जाता है? तो अंडों की टोकरी। किसकी? अंडों की टोकरी बोला जाता है। पर मुख्य बात कौन सी है? भारत का मक्का किसे बोला जाता है? तो बता देना अजमेर को। यहाँ एक उर्स लगता है, उसका उर्स का नाम क्या है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनकी दरगाह कहाँ है? तो बता देना अजमेर में है। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है अजयराज। कौन है? अजयराज। अजयराज इसकी स्थापना करते हैं 1113 में। कब करते हैं? 1113 में। आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर की स्थापना कब करते हैं अजयराज? तो अजयराज जी कब करते हैं अजमेर की स्थापना? तो 1113 में करते हैं। ये लो जी, 1113। ओके रिपोर्ट। अरावली के अंदर बसा एक शानदार शहर, इसको क्या बोला जाता है? भारत का मक्का बोला जाता है। आओ जी अगले क्वेश्चन पर। यह जी, 1139 में तोमरों को किस चौहान शासक ने पराजित किया था? तोमर आप सभी जानते हो, जब इस राजस्थान वाले क्षेत्र में किन का राज था? चौहानों का राज। किन का राज था? चौहान। कहां थे? इस राजस्थान वाले क्षेत्र में चौहान। और इधर दिल्ली में किसका राज था जी? तोमर राजवंश का। किसका राज था? तोमर राजवंश का। यानी दिल्ली और हरियाणा में राज था तोमरों का। इन तोमरों की लड़ाई चलती रहती थी चौहानों के साथ। तो सर्वप्रथम किस चौहान शासक ने तोमरों को पराजित किया? इन तोमरों ने दिल्ली को बसाया था, दिल्ली को विकसित किया था। सबसे पहले बसाने वाले कौन थे? तो बता देना अनंगपाल प्रथम। और अनंगपाल प्रथम ही तोमर वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। तो सर्वप्रथम तोमर वंश के राजाओं को किसने पराजित किया था? छोटी सी लड़ाई हुई थी, बड़ी नहीं हुई थी जी। सबका उत्तर एक की लाइन में आ रहा है। ए। उषा वर्मा बता रही है बी। डेविड बिश्नोई ए। तो भैया इसका उत्तर आपको याद रखना होगा। क्या होगा? अर्णोराज होगा। क्या होगा? अर्णोराज। पहली बार लड़ाई हुई थी, छोटी सी लड़ाई हुई थी, बड़ी नहीं हुई थी। अर्णोराज वापिस आ जाते हैं किसको हराकर? तोमरों को हराकर। जब मैं बात करता हूं सोमेश्वर की, किसकी? सोमेश्वर की। तो सोमेश्वर का बचपन कहां बीतता है?
गुजरात में। कहां बीतता है? गुजरात में। और इसी गुजरात में इस सोमेश्वर के एक लड़का होता है, और इतिहास में वो लड़का किस नाम से फेमस होता है जी? तो बता देना, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। किस नाम से? पृथ्वीराज चौहान नाम से फेमस होता है। इसी पृथ्वीराज चौहान को बोला जाता है पृथ्वीराज तृतीय। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा था, तो राजस्थान के अजमेर का राजा था, किंतु जन्म कहाँ होता है? गुजरात में। गुजरात में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का पिता अपने ननिहाल में रहता था। ननिहाल कहाँ था इसका? गुजरात में था। किसका? पृथ्वीराज चौहान के पिता का ननिहाल था, ना कि पृथ्वीराज चौहान का। तो इसका उत्तर क्या होगा? अर्णोराज होगा। क्या होगा? अर्णोराज होगा। आओ जी, यह राजी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? इनमें से पूछा है, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज? आपसे पूछा जाएगा चौहानों की शुरुआती समय में राजधानी कहां थी? चौहानों की शुरुआत में राजधानी थी कहां? शुरुआती राजधानी थी सांबर। क्या थी? सांबर। ये सांबर राजस्थान में पड़ती है जी। बाद में राजधानी बनाते हैं चौहान, कौन सी? अजमेर। किसको बनाते हैं? अजमेर। तो फेमस अजमेर ही होती है जी। शुरुआत में रही सांबर थी, किंतु बाद में अजमेर को बना लिया तो फेमस हो जाती है अजमेर। इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज, जहां तक मुझे ज्ञात है। टीम हरियाणा जी के एमसीक्यू, लेकिन आप राजस्थान जी के करवा रहे हो। डेविड बिश्नोई, राजस्थान जी के कहां करवा रहा हूं? चौहान हरियाणा में भी लगते हैं जी। जब मैं हरियाणा में पढ़ाता हूं तो ये चौहान पढ़ाता हूं 1 घंटे में। जब मैं राजस्थान में पढ़ाता हूं तो चौहान पढ़ाता हूं 1 महीने। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड के सिद्धांत, कभी हांसी अभिलेख, कभी संदबरदाई की बातें, तो कभी जयानक भट्ट की बातें, तो बहुत लंबा होता है। चौहान ये मत सोचना कि राजस्थान में लग दे, नहीं जी। जब हम हरियाणा का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने चौहान आते हैं। जब हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास तो एक राजपूत काल नाम का टॉपिक लगता है। उस राजपूत काल में गुजर, प्रतिहार और चौहान पढ़ाए जाते हैं मित्र, तो ध्यान रखना। यहां पूछा है चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इस पृथ्वीराज चौहान की 3 बात याद रखनी है। 3 कौन कौन सी? सुनो तो फिर 3 कौन कौन सी है जी। सबसे पहले जन्म होता है 1166 में। यह शासक कब बनता है? तो 11 वर्ष की आयु में बनता है। कब बनता है? 11 वर्ष की आयु में। और सन कौन सा था? 1177। और मृत्यु हो जाती है 1192 में। तो पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में अजमेर का शासक बनता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्ष की एज में शासक बना था? तो कौन सी एज में बना था? डेविड, कोई बात नहीं ब्रो, क्या दिक्कत, ऐसी क्या भावना? आपने बताया और मैंने आपको वापस रिप्लाई दे दिया। आपका काम है पूछना और मेरा कर्तव्य है बताना। इसमें भावना वाली कोई बात नहीं है जी। बाबा इस मोह माया से ऊपर निकल चुके हैं। भावना, प्यार, मोह, आशा, तृष्णा बहुत ऊपर जा चुके हैं। कुछ भी पूछो, आपकी इच्छा है जी। आपके कारण ही चैनल चलता है, तो आपका नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेवारी बनती है चैनल को शेयर एंड लाइक करे दी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पूछा गया राय पिथोरा निम्न में से किस की उपाधि है? राय पिथोरा किसकी उपाधि है? अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर या फिर पृथ्वीराज चौहान? इसका उत्तर बताइए जस्ट नाउ। जब मैं बात करता हूं अजयराज की, अजयराज की एक उपाधि आती है हमारे सामने, कौन सी जी? अजय चक्री। कौन सी? अजय चक्री। अब आप कहोगे सर अजय चक्री मतलब? अजय चक्री का मतलब अपने दुश्मन को चक्री की तरह घूम घूम कर काटा था। किसने? अजयराज ने। अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया था राजस्थान में, अन्ना सागर का। किसका? अन्ना सागर। ये झील पड़ती है कहां? तो बता देना, अजमेर में। इस झील का निर्माण क्यों करवाया था? तो अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उस दौरान मुसलमानों को किसने काट दिया था? अर्णोराज ने। और काट कर घाटी को पूरा खून से लाल कर दिया था। फिर ब्राह्मणों ने कहा, पुष्कर के ब्राह्मण थे, कि महाराजा आपने
पूरी की पूरी पुष्कर घाटी को लाल कर दिया है खून से। यहाँ पानी से ये खून साफ करवाओ। तो उस दौरान राजस्थान की दो फेमस नदी जो अरावली से निकलती है, चंद्रा और भागा, उन दोनों नदियों को रोका जाता है। रोक कर एक झील का निर्माण करवाया जाता है, उसका नाम है अन्ना सागर। और उसी झील के पानी से वो पूरा का पूरा तुर्कों का रक्त साफ करवाया गया। कौन सी झील बनवाई गई? अन्ना सागर। जब मैं पृथ्वीराज के पिता की बात करता हूं तो पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। और इस सोमेश्वर की उपाधि आती है प्रताप लंकेश्वर। कौन सी आती है? प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर। यहां पूछा है राय पिथौरा, तो राय पिथौरा किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज की। किसकी है जी? पृथ्वीराज की। चांद भी शर्मा जाए जब तेरा दीदार हो, सपना वाह जीवा। गुरप्रीत सिंह पूछ रहे हैं सर जींद किसी का पेपर है क्या 26 की सुबह? अगर होगा तो भाई बता देंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। रमना, स्वागत है रमना, मोस्ट वेलकम। हर्ष सोनी, स्वागत है सोनी साहब आपका। मोहित, राम राम मोहित, मोस्ट वेलकम। चलो जी, निम्न में से दल पुंगल नाम से कौन प्रसिद्ध है? आलाउदल, परमतिदेव चंदेल, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? आलाउदल है। कौन सा है? आलाउदल। जिन गीतों को जनता ने गाया वो क्या कहलाए? लोकगीत कहलाए। क्या कहलाए? लोकगीत कहलाए। और हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? आलाउदल। ये आलाउदल कौन थे? तो ये परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे। ये परमर्दी देव चंदेल कहां के शासक थे? महोबा के। कहां के थे? महोबा के शासक थे। तो विग्रहराज चतुर्थ की बात करता हूं तो विग्रहराज चतुर्थ एक अभिलेख लगवाते हैं, उसका नाम क्या है जी? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। तो शुरुआत में कहां लगा था? तो टोपरा गांव में। कौन से गांव में? टोपरा गांव में। और टोपरा गांव कहां पड़ता है? तो आप कमेंट करके बता दो जी, हरियाणा का गांव है, बताओ कमेंट करके। इस टोपरा गांव के अभिलेख में कौन? विग्रहराज चतुर्थ लिखवाता है कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त को तुर्कों से मुक्त कर दिया है और मेरे आने वाली पीढ़ी ध्यान दे, मुसलमानों को यानी तुर्कों को अटक नदी कभी पार ना करने दे। ये बात किसने लिखवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। अब आप कहोगे सर कब लिखवाई? तो कब लिखवाई जी? 1163 में। कब लिखवाई? 1163 में लिखवाई थी। कौन से अभिलेख में? दिल्ली शिवालिक अभिलेख में। और इसका उत्तर क्या होगा? दल पुंगल कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। क्या था? पृथ्वीराज चौहान था। सबका उत्तर आ रहा है डी। सपना बता रही यमुनानगर। बिल्कुल जी, ये वही अभिलेख है जब आज हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे कि दिल्ली टोपरा अभिलेख। पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। मैंने बताया कि इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को सम्राट अशोक टोपरा गांव में लगाते हैं। टोपरा गांव यमुनानगर में पड़ता है, किंतु कालांतर में उसी टोपरा गांव के अभिलेख में नीचे ऊपर अशोक की लाइनें हैं, नीचे विग्रहराज चतुर्थ अपनी लाइनें लिखवा देता है। कालांतर में भारत का शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक टोपरा गांव से उस अभिलेख को निकलवाता है। निकलवा के कहां लगवा देता है? दिल्ली में। कहां लगवा देता है? दिल्ली में। और ये टोपरा अभिलेख शिवालिक की पहाड़ी पर उत्कीर्ण था। वो शिवालिक की पहाड़ी थी, उसको काटा गया, काट कर दिल्ली में लगवाया गया। इस कारण इसका नाम पड़ गया दिल्ली शिवालिक अभिलेख। कौन सा? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। इसी टोपरा गांव के अभिलेख को हरियाणा का सबसे बड़ा अभिलेख माना गया है और सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया। चलो, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन भाग लेता है? पूछा है तराइन के प्रथम युद्ध में कौन भाग लेता है? तराइन युद्ध की 3 बात याद रखनी है। क्या क्या? तराइन के कितने युद्ध हुए और कौन से स्थान पर लड़े गए? तो मुझे तराइन के स्थान का नाम बता दो, कौन से जिले में है, और युद्ध कितने लड़े गए ये बता दो। बस इतनी बात बतानी है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तराइन के युद्ध में भाग कौन लेते हैं? विग्रहराज लेते हैं? नहीं लेते जी। परमर्दी देव? नहीं जी, ये भी नहीं लेते। नागभट्ट द्वितीय, ये गुजर प्रतिहार शासक है, ये भी नहीं लेता। भाग लेता है पृथ्वीराज चौहान। किंतु ये तराइन का युद्ध कौन से जिले में लड़ा जाता है?
और तराइन के कितने फेमस युद्ध हुए थे, वो कमेंट करके मुझे बता दो जी। सबका उत्तर एक ही लाइन में डी आ रहा है। पूनम बता रहे हैं कि पृथ्वीराज 1191। चलो, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। महीना कौन सा था? तराइन के प्रथम युद्ध का महीना कौन सा था? सितंबर था, जनवरी था, अक्टूबर था या नवंबर था? सुमन राजपूत, वाह भाई वाह सुमना, क्या बात है। तराइन के कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 लड़े गए थे। कितने लड़े गए थे? 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला लड़ा गया था 1191, दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 और तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1100 नहीं बल्कि 1516। ठीक है, ये 3 तराइन के युद्ध लड़े गए थे। हरियाणा का कौन सा जिला जी? करनाल। कौन सा जिला? करनाल। इस करनाल को बोला जाता है कर्ण की भूमि और कल्पना चावला की कर्म भूमि। कर्ण जानते हो, हम कर्ण के वर्गे दानी और चाणक्य वर्गे ज्ञानी, इसी कर्ण की बात हो रही है। और कल्पना चावला, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। और ये तराइन के युद्ध दोनों लड़े गए थे अगस्त के महीने में। कौन से महीने में? अगस्त के महीने में। ये दोनों बातें याद रखनी है, अगस्त के महीने में लड़े गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, दूसरे में कौन जीतता है? तो मोहम्मद गौरी जीतता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। आओ जी, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 13 नवंबर। वाह भाई वाह। डेविड बिश्नोई बता रहे हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191, मोहम्मद गौरी ने 1186 गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। चलो जी, आगे मैं बात बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए, कभी पूछ ले, खुदा ना खास्ता दिनमान खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1191 होगा। प्रथम युद्ध की बात हो रही है। अब सुनो मेरी बात, कर ही लेते हैं जी। यह है अपना भारत, कौन नहीं जानता, ठीक है। और इससे ऊपर एक देश पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ऊपर एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। और इस अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहां एक प्रदेश पड़ता था, गौर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? इस क्षेत्र में प्रदेश का नाम है गौर प्रदेश। और इस गौर प्रदेश में एक व्यक्ति का जन्म होता है 1149 में। उसका नाम क्या होता है? मोहम्मद या महमूद। और वह मोहम्मद या महमूद कौन सी गद्दी पर बैठ जाता है? गौर प्रदेश की गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने सुना कि भारत एक देश है और वो सोने की चिड़िया है। और उसने पूरा इतिहास पढ़ा। इतिहास पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे अफगानिस्तान के एक व्यक्ति ने, उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या था? महमूद गजनवी। उसने भारत को 17 बार लूटा था। कितनी बार लूटा था? 17 बार लूटा था। और मैं भी 17 बार नहीं बल्कि जी चाहेगा उतनी बार लूटूंगा। किसको? भारत को। इस ख्वाब के साथ गौरी भारत पर आक्रमण करता है। उसका पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर। किस पर हुआ था? पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर। मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, किंतु उस टाइम इसका हिस्सा था भारत का। तो भारत पर पहला आक्रमण आपसे पूछा जाए गौरी ने कब किया था, तो याद रखना मित्र, 1175 में किया था। कब किया था? 1175 में। जब मैं बात करूं वर्तमान भारत पर गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो प्रथम आक्रमण गौरी का हुआ वर्तमान भारत पर 1178 में। कब हुआ? 1178 में। लड़ाई होती है काइंद्रा की। कौन सी होती है? काइंद्रा का युद्ध होता है। उसी युद्ध को आबू का युद्ध बोला जाता है। और इस युद्ध में गौरी को गुजरात की एक महिला होती है नायिका देवी। कौन होती है? नायिका देवी। ये नायिका देवी लड़ती है क्योंकि गुजरात का शासक छोटा था जिसका नाम था मूलराज। मूलराज की माता नायिका देवी गुजरात की सेना का नेतृत्व करती है। उस लड़ाई के दौरान गौरी को कूट दिया था, गौरी को भगा दिया था युद्ध से। आपने गामा को आउट चले रास्तो बुला दियो। बताया जाता है कि इतनी जोरदार
तरीके से हमला किया। नायिका देवी ने गोरी पर रास्ता बुला दिया था गोरी को। जब दोबारा भारत पर आक्रमण किया ना, तो इस रास्ते से कभी नहीं आया, रास्ता ही चेंज कर दिया, ऐसे आने लगा पूरा का पूरा। इस रास्ते में कभी आया ही नहीं गोरी। तो आप बता रहे थे कि 1186 में, नहीं, वो गलत है। थोड़ा आप अच्छे से देखना कि पहला आक्रमण कब हुआ था। 1175 में, फिर 1178 में होता है। अच्छे से देखना जी। चलो, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया। ये लो जी, तराइन के युद्ध निम्न में से किस जिले में लड़े गए? तो बताओ कौन से जिले में लड़े गए? भीम और नायिका देवी, बिल्कुल जी। भीम का दूसरा नाम आता है मूलराज। चलो इसका बता दो जी। राम राम जी, मोस्ट वेलकम पंकज आपका। उषा, बिल्कुल उषा जी, आपकी बात सही है। सबके क्वेश्चन एकदम सही चल रहे हैं, सबके उत्तर भी सही चल रहे हैं। तो कहां लड़े गए थे? कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा या कैथल? जब मैं बात करूं हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला, तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जी? कौन सा है? ठीक है। जब मैं बात करूं संतों की नगरी की, कौन सी नगरी की? संतों की नगरी की। तो संतों की नगरी भी कौन सी है? सिरसा है। जब मैं बात करूं गग्गर नदी, और गग्गर नदी पर एक बांध आता है, ओटू बांध। कौन सा बांध? ओटू झील बोलो या ओटू बांध, कहां है? सिरसा में है। जब मैं बात करूं करनाल की, तो करनाल की मुख्य बात क्या है जी? ये कल्पना चावला का जन्म स्थान माना जाता है। किसका? कल्पना चावला का। जब मैं बात करता हूं कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में एक लड़ाई हुई थी महाभारत की। कितने दिन तक चली थी? 18 दिन। और इस महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। कितनी मिनट? 45 मिनट। कितने मिनट? 45 मिनट गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सद्मार्ग पर, सत्य पर चलने के लिए दिया था। और गीता में कर्म पर बल दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि गीता में किस पर बल दिया गया है? कर्म पर। और कहा गया है कि अंत में आपको सबको किसकी शरण में आना है? भगवान कृष्ण की शरण में। ये उपदेश 45 मिनट दिया गया था। और वार था रविवार, तिथि थी एकादशी। क्या थी? एकादशी। पर तराइन का युद्ध करनाल में। कहा? करनाल में। चलो, मोहम्मद गोरी कहां का था? मोहम्मद गोरी पूछा गया है, कहां का है जी? बताओ कहां का है? वनों की नगरी, बिल्कुल जी। सर जी, मैंने सीटी का फॉर्म है भरा जो सुमन लता का कमेंट है सर, चेक करना एक बार, क्या पूछ रहे हैं आप बताना। चलो जी। तो सुमिता बता रही है कि सर कोई नहीं किसी को, सबके है जी। भगवान कृष्ण ने कहा इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण सबके हैं। रमन बता रही है सी, पंकज बता रहे हैं सी, बिल्कुल जी। उत्तर क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। क्या होगा? अफगानिस्तान के कौन से प्रदेश का स्वामी था? गोर प्रदेश का स्वामी। कौन से प्रदेश का था? गोर प्रदेश का स्वामी होने के कारण इसको क्या कहा गया? मोहम्मद गोरी कहा गया। क्या कहा गया? मोहम्मद गोरी भारत पर कई बार आक्रमण करता है, किंतु दो फेमस युद्ध याद रखने, तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड। तराइन के प्रथम युद्ध में तो हार होती है किसकी? गोरी की। और तराइन के दूसरे युद्ध में जीत होती है गोरी की। भारत का दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मती कहे कि गोरी जीतता है, उसी कारण भारत में मुसलमानों की सत्ता आती है, वरना नहीं आती भैया। गोरी के कारण आई थी। चलो, मोहम्मद गोरी भारत में किस दरे से प्रवेश करता है? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। मोहम्मद गोरी भारत में कौन से दरे से प्रवेश करता है? इसका बताओ यारो, कौन से दरे से प्रवेश करता है? आज की क्लास का सबसे टॉप का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अगर किसी को पता है तो बताओ। गोमल दरे से, खैबर दरे से, कराकोरम दरे से, या जोजिला दरा से? जिसको आता है वही कमेंट करके बताना। कोई गलत करेगा तो ठीक नहीं रहेगी जी। कमेंट करके बताओ इसका। कृतिका गुड इवनिंग जी, स्वागत है।
सर जी मैं भी सी बतायो लवप्रीत, बिल्कुल सी बताया लवप्रीत आपने। अब बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का उत्तर जिस बंदे को आता है रियल में भी वो पढ़ने वाला बच्चा है। कोमल दरा, हेबर दरा, कराकोरम दरा या जोजिला दरा। अब आप कहोगे सर होता क्या है जी, ये दरे होते क्या है? सुनो जी, दरे क्या होते हैं, ये पूरी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता होता है निकलने का, वो क्या होता है? दरा होता है। पहाड़ियों के बीच से निकलने का एक रास्ता, उसको दरा बोला जाता है। नदी बनाती है अपने जल को निकालने के लिए, उसको बोला जाता है गार्ज। जब कोई व्यक्ति या कोई सड़क निकाली जाती है पहाड़ों के बीच से, कोई रास्ता होता है, उसको बोला जाता है दरा। और नदी जहां से जल निकालती है उसको बोला जाता है गार्ज। उषा ये बता रही है, कृतिका ये बता रही है, पंकज ये बता रही है। कोमल लता, आपसे निवेदन है, आप जो हमारे नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए। आप सर बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते तो ये नंबर है जी हमारे कोचिंग के 96,806,37,029। ये हमारे कोचिंग के नंबर है, आप इनसे संपर्क करना, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सेवा 24 घंटे शुरू रहती है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। इसका उत्तर पढ़ाओ के बीच का रास्ता दरा होता है, बिल्कुल जी। ये रे, आप सर से बात कर लेना सुमन जी, डोंट वेरी बी हैप्पी, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। चलो इसका उत्तर क्या होगा? गोमलदरा। क्या होगा? गोमलदरा होगा जी। चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय होती है? तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय किसकी होती है? पहाड़ों के बीच का रास्ता, बिल्कुल जी, पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है जिससे मानव निकलता है, उसको बोला जाता है दरा। जब नदियां बनाती है पानी निकालने के लिए, उसको बोला जाता है गारज। क्या बोला जाता है? गारज। दोनों अलग अलग होते हैं। प्रियंका सर जी राम राम, स्वागत है प्रियंका। उर्मिला सुतार, कैसे हो आप? क्या बताएं, हम हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम था। अपनी ना कोई जानी ना कोई कहानी। वाह वाह, ऐसा नहीं होता। क्या ना हमारी हीर, सावन का महीना चल रहा है, आगे भादो मास लगेगा। ना हमारी हीर, ना मैं किसी के रांझे, ना हमारी हीर, ना हम किसी के रांझे। प्यार भी मैं तो भी निकरा चिकन लोग बागड़ आले, यानी गोगा जी की बात हो रही है। इसका उत्तर बताओ। बहुत हो गई शेरो शायरी। सबका उत्तर मिला जुला आ रहा है, डी बी डी, मोहम्मद गोरी। क्या करोगे रे तुम, कहां के गुंडे बनोगे? बात हो रही है तराइन के द्वितीय युद्ध की, ठीक है। और आगे पूछा है किसकी पराजय होती है? क्या पूछा है? पराजय। तो पराजय किसकी हुई थी तराइन के दूसरे युद्ध में? अरे भैया, पराजय होती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की होती है। किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। जो बी बता रहे हैं वो सोचो जरा, गाड़ी कहां लेकर जा रहे हो? ना तूने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा। पहले ये देखते पराजय पूछी है, विजय नहीं पूछी है, ध्यान दो ना। चलो बताओ इसका उत्तर। अब डी आ रहा है सबका एक लाइन में। निम्न में से पृथ्वीराज चौहान की तरफ से तराइन के युद्ध में कौन भाग लेता है? तराइन के युद्ध में कौन भाग लेता है? नहीं तो प्रथम लिखा, नहीं द्वितीय लिखा, आपको अनुमान लगाना है। विग्रहराज चतुर्थ लेता है, मोहम्मद गोरी लेता है, गोविंद राय लेता है, या पृथ्वीराज तृतीय लेता है? तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से कौन भाग लेता है? तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट हो रहा है, पृथ्वीराज तृतीय। यहां पूछा गया है कौन भाग लेता है। मैं विग्रहराज चतुर्थ की बात करता हूं तो उसकी एक ही बात है कि पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था। क्या था? पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था। और तोमरों को दिल्ली से संपूर्ण तरीके से पूर्ण पराजित करता है कौन है? पृथ्वीराज चौहान का ताऊ विग्रहराज चतुर्थ। यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन है? तो बता देना विग्रहराज चतुर्थ। तो मैं लिख देता हूं दिल्ली पर अधिकार। किस पर अधिकार?
दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो तोमरों को पूरी तरह पराजित करने वाला विग्रहराज चतुर्थ था। विशेष बात है, पहली बार पराजित किया था अर्णोराज ने 1139 में, किंतु पूर्णतः पराजित विग्रहराज चतुर्थ ने किया था 1155-56 के आसपास। ठीक है, याद रखना 1155-56 के आसपास पराजित किया था। दोनों डेट आती है। इसका उत्तर क्या होगा? तो तराइन के युद्ध में कौन भाग लेता है? क्या आ रहे हैं आपके? हेलो सर जी, ये सुमन पागल है सर जी मेरी। देखो जी, आपको जो भी जानकारी लेनी है, हमारी टीम के नंबर दे दिए आपको, उस पर कॉल करो। मुझे इसके बारे में तेरी कसम से कोई जानकारी को नहीं। ठीक है, गोविंदराज बिल्कुल जी। सुमन बता रही है गोविंदराज, बिल्कुल जी। इसका उत्तर क्या होगा? गोविंदराज होगा। ये गोविंदराज कहाँ का था? तो हांसी का था। कहाँ का था? हांसी का था। आपसे पूछा जाएगा कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंद राय था। कौन था? गोविंद राय। बताया जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में इस गोविंद राय ने उस पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए गोरी पर इतना जोरदार प्रहार किया, गोरी मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद उसको अफगानिस्तान लेकर गए उसके सैनिक और पूछा कि युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो गोरी के सैनिकों ने कहा कि महाराज जान बचा कर लाए, आपकी परिणाम मत पूछो। यार वास्तव में जान तो बचा के लाए हो, किंतु जो मुझ पर हमला किया था वो व्यक्ति कौन था? इतनी ताकत किसमें थी कि मैं एक हमले में घायल हो गया? तो लोगों ने कहा कि महाराज वो हरियाणा का था। और हरियाणा में कहां से? हांसी। कहां से? हांसी। जब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था तराइन के युद्ध में, तो सेनापति अलग व्यक्ति था, लड़ने वाला अलग व्यक्ति था। सेनापति था चामुंडराय। कौन था? सेनापति। तो दो सेनापति थे तराइन के युद्ध में, एक तो था चामुंडराय। कौन था? चामुंडराय। और एक था खांडेराय। कौन था? खांडे राव। ये दो नाम याद रखना। दो सेनापति थे तराइन के युद्ध में, चामुंडराय और खांडेराव। और लड़ा कौन था? गोविंद राय भी लड़ा था। ये कहां का है? हांसी का। चलो कोई बात नहीं, जो आप सच बोल रहे हो तो कॉल कर लो जी। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? यानी दिल्ली को कौन से चौहान शासक ने जीता था? पृथ्वीराज, अजयराज, विग्रहराज या अर्णोराज? तो बताओ जी, दिल्ली को किस चौहान शासक ने प्रथम बार जीता था? दिल्ली में अधिकार था कौन से राजवंश का जी? तोमर राजवंश का। कौन से का था जी? तोमर। और तोमर राजवंश का संस्थापक था अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल तोमर था। और इन तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक कौन था? तो बता देना विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रह राज था। ये विग्रहराज कौन था? तो बता देना पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था। ये किसको हराता है? कौन से तोमर शासक को हराता है? तो जानकारी आती है, ये मदनपाल तोमर को हराता है। दिल्ली में उस टाइम मदनपाल तोमर नाम का शासक था, उसको पराजित करता है। अब आप कहोगे सर आपने ये जानकारी कहां से बताई हमको? हमने तो कभी नहीं सुना कि मदनपाल तोमर को हराकर दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार कर लिया, संपूर्ण हरियाणा को जीत लिया। तो ये जानकारी मिलती है हमको बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख से। अब आप कहोगे सर ये शिलालेख कहाँ है? तो ये बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के भीलवाड़ा जिलों में लगा है बच्चों। कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। राजकुमार भाई जी, मनोज भाई जी, इन्हें। ओहो ठीक है जी। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। सबका उत्तर सी आ रहा है। पंकज, सपना बता रही है ए। सपना अभी तो बता कर आया था कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम कौन सा शासक है? विग्रहराज। लगभग कब करता है? तो तोमरों को हराता है 1155-56 में। कब हराता है? 55-56 में। और इसको बोला जाता है विग्रहराज को हिमालय भूमि का स्वामी। कौन सी भूमि का स्वामी? हिमालय भूमि का स्वामी बोला जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि हिमालय भूमि का स्वामी कौन से चौहान शासक को बोला जाता है? तो हिमालय तक सीमा लग गई थी विग्रहराज की। आओ, तोमरों को 1156 में निम्न में से कौन पराजित करता है?
अब क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बताओ कौन पराजित करता है, बता दो। राजकुमार, गोलू छिंपा, राम राम गोलू, मोस्ट वेलकम आपका, राम राम। तेरी 2 बार। सपना बता रही है सी, कृतिका बता रही है सी। कौन से का बता रहे हो रे सी तुम? सी कौन से का बता रहे हो? बताओ जी, इतने में पानी पी लेता हूं, आप इसका उत्तर बताओ मुझे क्या होगा। करो कमेंट करो, सबका मिला जुला आ रहा है। नायब सिंह सैनी, सीएमओ। सीएमओ क्या होता है रे? राजकुमार बोल रहे हैं कि चुप रहने में बोलनो को नहीं, मैं रट गया हूं, सही है, चुप रहने में बोलनो रत्ती पर भी कोनी था है। अगर थे बोलोगा तो मेरी बीपी शट डाउन हुए। इसका उत्तर बताओ, बात कितनी करवा लो आपसे, बताओ। हर्षवर्धन होगा, विग्रहराज होगा, कुशभूति होगा, या फिर अनंगपाल होगा? इसका उत्तर क्या लगता है आपको? जब मैं हर्षवर्धन की बात करता हूं तो हर्षवर्धन कनौज को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? थानेसर से कनौज को राजधानी बनाता है। ये भारत का स्वामी या भारत का शासक कब से कब तक रहा था? कब से कब तक रहा था? 606 से लेकर 647 तक। कब तक है? 47 तक है। हर्ष की मृत्यु के साथ भारत के प्राचीन भारत का अंत हो जाता है और नई शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की। जब मैं विग्रह राज की बात करता हूं तो यह दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। कब है? 1156 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? विग्रह राज होगा। पुष्यभूति, तो यह वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन से का? वर्धन वंश के प्रारंभिक राजा माने जाते हैं और भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? तो बता देना, थानेसर के अंदर पुष्यभूति। अनंगपाल, ये है तोमर वंश के संस्थापक। ये लो जी अगला क्वेश्चन। चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? बताओ। चंद्रभाट की बात हो रही है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। सर आपकी एकेडमी कहाँ है? पर आप बागड़ी बोलो। नहीं जी, बागड़ी नहीं बोलनी। खेताराम, राम राम, स्वागत है खेताराम जी, मोस्ट वेलकम। रेनू, मोस्ट वेलकम रेणुका। शायद बी, चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? अरे भैया, ये चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहता था? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। जब मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो इसके दरबार में कई व्यक्ति रहते थे, किंतु इनका फेमस मित्र और फेमस कवि कौन था? चंद्रवरदाई। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी रासो? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन से साहित्य का? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसको लिखा किसने था? चंद्रवरदाई ने। और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, यानी चौहान किस प्रकार पैदा हुए, किस प्रकार इस दुनिया में आए, तो चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। कौन से कुंड से? अग्निकुंड से। अग्निकुंड एक यज्ञ हुआ था आबू पर्वत पर, और इस अग्निकुंड की अग्नि से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चालुक्य, चौहान, गुर्जर और परमार। कौन से कुंड से? अग्निकुंड से। चंद्रवरदाई की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। तो किसके दरबार में रहता था? तो बता देना किसके। चलो जी, सबका उत्तर एकदम सही है, हिंदी। सर जी 14 क्वेश्चन हो, क्या लिखा है? लवप्रीत, समझ में नहीं आया, इसका बताओ। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती, कर्पूरी देवी, संयोगिता या सीमा मिश्रा? ओहो, यशोमती किसकी पत्नी थी? तो पत्नी आप बताओगे, मैं बता देता हूं ये किसकी माता थी।
ये माता थी हर्षवर्धन की, किसकी थी? हर्षवर्धन की। अब मुझे आप बताओ पृथ्वीराज चौहान की पत्नी कौन थी? जब मैं पृथ्वीराज चौहान की माता का बात करता हूं तो माता थी कर्पूरी देवी। कौन थी? कर्पूरी देवी माता थी इनकी। जब पत्नी की बात करता हूं तो कौन थी? संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। इसी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं जी? कौन सी मैरिज? लव मैरिज। शुरुआत में तो बातें हुई भैया, बाद में क्या कर ली? लव मैरिज कर ली। कौन सी मैरिज कर ली? लव मैरिज कर ली। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने कर ली। किसके साथ? संयोगिता। अब ये संयोगिता कहाँ की थी तो बता देना। कनौज की। कहाँ की थी? कनौज की। जयचंद गढ़वाल की पुत्री मानी जाती है चंद्रवरदाई के अनुसार। अब आप कहोगे सर आप कैसे बता सकते हो? तो चंद्रवरदाई बताता है, मैं कुछ नहीं बताता। इन दोनों के बीच इल्लू इल्लू चलता था। चले चलो अग्निकुंड बिल्कुल जी। चलो इसका बताओ। एक बीच में आपको विशेष सूचना दे दूं। सूचना ये है जी, कल ऑफलाइन मैथ की क्लास होगी। अगर आपका कोई साथी, आपका दोस्त, आपका परिवार, कोई भी हो आपका जानकार, अगर वो क्लास लगाना चाहता है तो फ्री लगेगी, निःशुल्क लगेगी, आ सकते हो। साथ में वो ऑनलाइन क्लासरूम से लाइव चलेगी, तो आप सभी आ जाना। हरने मैं सारांश शीघ्र ही तो दूं, तो आप सभी आ जाना जो तैयारी करते हैं। इसे पकड़ कर किसी और को मत ले आना, तैयारी करने वाले आना, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों की जरूरत है। बाकी भीड़ तो दुनिया में बहुत है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस राज्य में हुआ? बात हो रही है पृथ्वीराज चौहान की, और पूछा गया जन्म कौन से राज्य में हुआ? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। क्या लगता है आपको? राजस्थान लगता है, हरियाणा लगता है, पंजाब लगता है, या गुजरात लगता है? इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर ये नाम है ना, उन पर राज किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अब मुझे इसका उत्तर बता दो। कर्पूरी देवी, प्रत्यार, परमार, चालुक्य, चौहान। वाह खेताराम, क्या बात है। जीके ट्रिक गुरु, जय श्री राम गुरु, स्वागत है आपका भी। बताओ इसका उत्तर। अजमेर राजस्थान। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो शासक थे अजमेर राजस्थान के। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पूछे तो बताना, क्या राजधानी बतानी है आपको? कौन सी? अजमेर। क्या बताओगे? अजमेर। किंतु हरियाणा भी उनके अंडर में था। पर जब मैं बात करता हूं उनके जन्म की, तो जन्म होता है 1166 गुजरात में। कहां होता है? गुजरात में। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि जब चौहान पढ़ते हो तो आपके सामने या तो दिल्ली आता है, या हरियाणा आता है, या फिर राजस्थान आता है। जन्म होता है अपने पिता के ननियाल में। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। माता का नाम था कर्पूरी देवी। ये अजमेर के शासक बनते हैं 1100 में। कब बनते हैं? 1100 में, 11 वर्ष की आयु में। चले चलो जी, इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात होगा। आपने क्या बताया जी? रितु सोलंकी राजस्थान बता रही है। नहीं जी, सुष्मिता डी नहीं होगा। डी क्या है? गुजरात। बिल्कुल जी, गुजरात होगा। मोनिका जांगड़ा, स्वागत है मोनिका जी आपका। 16 विवाह। अच्छा जी, सर बता रहे हैं 16 विवाह गुजरात में सर। ठीक है जी। पृथ्वीराज तृतीय की राजधानी क्या थी? दिल्ली, करनाल, त्राइन या अजमेर? राजधानी पूछा है, सरल क्यों सुनाएंगे। हरियाणा जीके से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि कैसा पेपर होगा, कैसा नहीं होगा, तो भैया डर लगता है। जिनको डर नहीं लगता वो काठ के योद्धा होते हैं, यानी लकड़ी के योद्धा होते हैं। डर जायज है, काठ का कोई बना नहीं। थोड़ा थोड़ा डर सबको लगता है, कोई भी काम हो जी डर लगता है। शादी से पहले फेरों का डर लगता है, फेरों के बाद पत्नी का डर लगता है, पत्नी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का डर लगता है। डर तो स्वाभाविक, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताओ, छोड़ो सब बातों को, सब मोहमाया। सबका उत्तर आ रहा है अजमेर। बिल्कुल इस बार आप सभी का सही है। दो तराइन के युद्ध लड़ते हैं। तराइन के युद्ध लड़े गए थे करनाल में, और दिल्ली पर भी किसका अधिकार था? दिल्ली पर ही नहीं बल्कि हिमालय तक अधिकार था चौहानों का। चलो, दिल्ली का अंतिम चौहान शासक निम्न में से कौन था? ये दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मती कहे,
अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था और पृथ्वीराज चौहान की जैसे तराइन में हार होती है, हार के बाद दिल्ली की सत्ता पर मुसलमान आकर बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? मुसलमान बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारा भारतीय कोई व्यक्ति नहीं बैठा। बीच में आता है हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का, पर ये दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है, वो भी थोड़े समय के लिए रहा। पर अंतिम पूछे, आपसे पूछा जाए अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान था। आपसे पूछा जाए हिंदुओं का उगता सूरज किस शासक को कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। दल पुंगल किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। विश्व विजेता कौन से चौहान शासक को कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। राय पिथौरा किस चौहान शासक को कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। मित्रों, पर दिल्ली पर अंतिम शासक कौन बैठता है, तो कौन बैठता है? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की हार के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत चली थी 1206 से लेकर 1526 तक। इस दौरान 5 राजवंश आते हैं। पहला आता है गुलाम। कौन सा आता है? गुलाम। गुलाम के बाद आते हैं खिलजी। खिलजी के बाद आते हैं सैयद। कौन आते हैं? सैयद नहीं जी, सॉरी, तुगलक। कौन आते हैं? तुगलक। और तुगलक के बाद आते हैं सैयद, और सैयद के बाद आते हैं लोधी। कौन आते हैं? लोधी। ये इतने दिल्ली सल्तनत में मुसलमान वंश आए थे। उनके बाद 1526 से लेकर 1857 और 58 तक रहते हैं मुगल, और मुगलों के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। हमारा कोई नहीं बैठा। देश आजाद होता है। आजादी के बाद भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते हैं, या तो अंतिम बैठे थे पृथ्वीराज चौहान, या फिर आजादी के बाद बैठते हैं हमारे व्यक्ति। चौहानों के बाद ऐबक आ जाता है। बिल्कुल जी, ऐबक आ जाता है। डी फॉर डॉग, उगता सूरज। बिल्कुल जी, उगता सूरज कहा जाता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वाह लवप्रीत, क्या बात कही है जी। गला सबका। कृतिका क्या कह रही है? कोई ना कृतिका, कल ले आना, फिर पी लेंगे बैठकर सभी। वैसे तो कल मैथ की क्लास है, गला तो आपका भी सूख रहा है। कोई हिस्ट्री की हो तो आपको लगता है कोई लव स्टोरी सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा तो जी लगा रहेगा। बाकी हिस्ट्री वाली में भी आज बाकी नाम नहीं था तुम में और मुझ में। आओ जी। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? एक बात तो आपको बतानी है, निर्माण किसने करवाया, और एक बात बतानी है, इसका उपनाम क्या है। इस किले का उपनाम क्या है? जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र पूछता है ना, तेरा नाम क्या है बसंती, तो आप बताइए इसका उपनाम क्या है। और निर्माण विग्रहराज ने करवाया था, या पृथ्वीराज ने, या अजय राज ने, या अनंगपाल ने? अनंगपाल ने दिल्ली का निर्माण करवाया था। किसका? तो दिल्ली है उसको किसने बसाया था? अनंगपाल ने बसाया था जी, दिल्ली। और इस दिल्ली का पुनः निर्माण कब हुआ, तो बता देना। 1100 नहीं बल्कि 1911-12 में अंग्रेज करवाते हैं। और कलकत्ता से राजधानी कहाँ लाई जाती है? 1912 में दिल्ली। तो दौरान दिल्ली में सभी बिल्डिंगें नई बनाई गई थी, कार्यालय बनाए गए, ऑफिस बनाए गए, क्योंकि राजधानी होगी वहां ऑफिस होंगे, तो नए मकान बने, नए कुछ बिल्डिंग बने, उस कारण इसका नाम पड़ गया नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली अलग है, नई दिल्ली अलग है। देश की राजधानी नई दिल्ली है, ना कि सिद्ध दिल्ली। इस दिल्ली का निर्माण अनंगपाल ने कराया था। असीरगढ़ किले का निर्माण कराया था पृथ्वीराज ने। और उपनाम क्या है इसका, क्या नाम आ रहे हैं? असीरगढ़ का किला हंसी में है। बिल्कुल मनोज, तेरी बात एकदम सही है। वाह भाई वाह, एक बात आई है, पूरा कमेंट तो नहीं दिखा, कि यहाँ फैक्ट्री थी। और फैक्ट्री किसकी थी? तलवारों की। वाह सुष्मिता, क्या बात है। इसका उपनाम है तलवारों का किला। कौन सा? तलवारों, तलवारों का किला। सही बात है जी, लड़ने के लिए जंगों में तलवार चाहिए। और तलवारों का किला कौन सा था? असीरगढ़ का। उसका निर्माण कराया था पृथ्वीराज जी चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 1166, 1177, 1182 या 1191? 1191 में लड़ाई होती है तराइन की प्रथम। कौन सी होती है? तराइन की प्रथम। तो यहां तो मैं लिख देता हूं प्रथम, याद रहेगी।
लड़ाई कौन सी? तराइन की। जब मैं बात करता हूं 1182 की, तो 1182 में एक युद्ध होता है, महोबा का युद्ध। कौन सा? महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध आपको पता है, अलाउद्दीन लड़ते हैं पृथ्वीराज के खिलाफ। जब मैं 1100 तंत्र की बात करूं तो उस दौरान पृथ्वीराज चौहान क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। क्या बनते हैं? शासक। और जब मैं बात करूं जन्म की, तो जन्म कब होता है जी? 1166 में। कब होता है? 1166 में। 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है। जब बच्चा था तो इसका संरक्षक कौन था? तो इनकी माता कर्पूरी देवी थी। कौन थी? कर्पूरी देवी। सबका उत्तर ये आ रहा है बिल्कुल। का उत्तर क्या होगा? 1166। आओ, जयचंद गढ़वाल कहाँ का शासक था? दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और मैंने बात की कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता। कौन था? संयोगिता। इस संयोगिता के पिता का नाम क्या था? जयचंद गढ़वाल था। क्या था? जयचंद गढ़वाल था। जयचंद गढ़वाल। शुरुआत में अच्छे रिश्ते थे जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के, किंतु सहयोगिता से लव मैरिज कर ली, अपहरण कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। इस कारण जयचंद गढ़वाल नाराज रहता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ये कहाँ का शासक था? कन्नौज का। कहाँ का था? कन्नौज का। ये जानकारी हमको पृथ्वीराज जासो देता है, चंद्रवरदाई का। आप सोचो कहां से जानकारी है, तो उससे। ठीक है, आपका क्या रहा है? सी। संजय बी बता रहे हैं, रेनू सी बता रही है, सुस्मिता सी बता रही है, केताराम जंग सी बता रहे हैं, गोलू बता रही है सी। रजनी मेवातिया कन्नौज उत्तर प्रदेश। बिल्कुल रजनी, तेरी बात एकदम सही है। रजनी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तेरे को कहकर खुद ही शर्म महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तू सभी वीडियो शेयर करती है, हमको पता है। तो ये भी शेयर कर देना। और भैया रजनी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। आप हमारे वाले को पहले करना और रजनी वाले को बाद में करना, क्योंकि सारा आप रोटी तले आंच दिए। तो मैं तो कहूँ रजनी यार पहले कर दियो, मार लो, बाद में कर लियो। अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुम्हारे बाप की कसम लगेगी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे आप पकड़ सकते हो बाहर बस स्टैंड पर। तो मैं डरता ये तो बात बोलूंगा नहीं, बाकी आप समझदार हो, कर लेना। चलो, कभी बांधव किसकी उपाधि थी? कभी बांधव, विग्रहराज, पृथ्वीराज, जयचंद गढ़वाल, या इनमें से कोई नहीं। लवप्रीत, इसका बताओ जी। सहयोगिता, ओहो ठीक है। कविता जांगड़ा बता रही है। ठीक है कविता जी, आपकी बात एकदम सही है। कृतिका, ओके सर, ठीक है। कृतिका कर लेना आप सब्सक्राइब। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको पता है कभी बांधव उपाधि थी किसकी? विग्रहराज की। इसके दरबार में कवि रहते थे, ये खुद भी बहुत अच्छा कवि था। कौन? विग्रहराज। और इसकी उपाधि है कवि बांधव। कुछ इतिहासकार तो इसको बताते हैं भगवान कृष्ण के समान। भगवान कृष्ण आप जानते हो। हरिकेली नाटक किसकी रचना है? सोमदेव, नरपति नाले, विग्रहराज या चंद्रवरदाई? अभी मैं बात करके आया था कि विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छा कवि था और दरबार में विद्वान भी रखता था। हरिकेली नाटक किसकी रचना है? विग्रहराज चतुर्थ की। किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। पर आपको एक याद रखनी है, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। मैं बार बार बता रहा हूं, ये पृथ्वीराज रासो आपके रासो करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि भैया बार बार पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो आपके रासा नहीं होना चाहिए, हमारे हो चाहे। पृथ्वीराज रासो रचना है। ठीक है, चलें फिर। सुस्मिता कह रही है उल्टा भी पूछ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, उल्टा पूछेंगे सुल्टा पूछेंगे, ये आपको गुरप्रीत बता सकते हैं या आपको राजकुमार बता सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है ना? आओ, ये थी अपनी आज की क्लास। लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा, थैंक यू। अब मुझे बता दो, आपकी कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ समस्या, शिकायत है तो आप मुझे दर्ज करवा सकते हो। कल आपकी समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। और कल मैथ की क्लास है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैथ की क्लास लगानी है या नहीं लगानी? इसके बाद कल वाली तो लगेगी, वो तो फिक्स हो चुकी है, एकदम तय है। पूरी 5-6 घंटे लगेगी। तो आप भैया घर से तैयार होकर आना,
खाना खाकर आना। अगर आप कहोगे यहाँ भंडारा करना है तो कोई बात नहीं, भंडारा कर देंगे, 500 पहले जमा करवा देना। ऐसे मत सोचना कि फ्री में तो हम कुछ नहीं खिलाते भैया, ऑप्शन देखना पड़ेगा। बिल्कुल कृतिका जी, ऑप्शन देखना पड़ेगा, मुझे ये ऑप्शन नहीं देखने आते। सुष्मिता बता रही है सर सादीलाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और जयानक का है पृथ्वीराज विजय। बिल्कुल सही बात है जी, जयानक भट्ट का है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज की जानकारी देता है। एग्जामिनर जानबूझकर गलत ऑप्शन देगा, कोई गलत नहीं देगा, एकदम सरल पेपर आएगा, ये कन्फर्म है, एकदम सरल आएगा। 50+ तो प्रत्येक व्यक्ति के बनेंगे, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हम बाबा है, हम घट घट की जानते हैं, आगे की सब जानते हैं, तो आप टेंशन मत लो। अमित कुमार ठीक है, प्रेजेंट है। जलेबी बना सोगे, मुर्गा बना स्या आइयो थे, है ना, इसी बात हवे कुत्ता होने की था मुर्गा बना के। कृतिका ठीक है, कृतिका लेट हो गया। अमित कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी, यदा यदा हर समय आपको क्लास मिलेगी यहाँ पर। जलेबी और ये मिठाइयाँ तो आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पूरे दिन चलेगी। जलेबी के साथ सिलेक्शन के बाद और कुछ भी चल सकता है भाई। अब मैं क्लास में तो क्या बताऊं क्या क्या चल सकता है, आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, आप अलग मत लेना। फ्री में लोग जहर भी कौन देवे, अरे तो आ हो रही है, सोना को लोटो दे दो चाहे मांगड़ी भी की है, फिर मीठ भंडारा की बात करना रहे, जलेबी मिठाइयाँ की बात चले, तो बीच में बातें करेगी। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो आप सभी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और क्वेश्चन करवाने हैं तो भैया दूसरी पीपीटी तैयार है, मैं करवा देता हूं। अगर आप कहो कि ठीक है छोड़ दे पीछा, छोड़ देंगे। अब बताओ आगे का क्या विचार है आपका, करवानी है या नहीं करवानी, वो आप पर बात है जी, बता दो जी क्या करना है। बोलू छिपा थैंक यू, थैंक यू तो तन्ने बोलना चाहिए, क्लास में आई है। अब बताओ क्या करना है, आगे की क्लास लगानी है या एंड कर दूं मैं? मेरे ख्याल से तो मैं कर दूं, ठीक रहूंगा। सर कल करा दियो, ठीक है जी, कल करवा देंगे। आपकी बात तो रखनी मुझे बहुत जरूरी होती है, बाकी की तो मैं रखूं या ना रखूं। अपनी क्लास भैया होती है समाप्त। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम वही लाइनें सेम की सेम डिटो कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। जाना है मुझे मेरी मंजिल तक, पर जहां से तुम ना दिखो वो ऊंचाई किस काम की। ऊंचाई पर तो जाना है, पर तुम जरूर दिखने चाहिए मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।